नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है हमारा डे नंबर 9 ऑफ मैथ्स पेडागोजी और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक मेथड एंड सिंथेटिक मेथड। दोनों ही मेथड जो है काफ़ी यूज़फुल होते हैं किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी के लिए। वेयरएज हम यहाँ पे फोकस करेंगे मैथमेटिक की स्टडी के लिए, किस तरीके से मैथमेटिक की स्टडी की जाए या किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसमें दो मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, पहला है एनालिटिक मेथड और दूसरा है सिंथेटिक मेथड। अगर हम बात करते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, तो एनालिसिस से बना है एनालिटिक। तो एनालिसिस क्या होता है, चीज़ों को ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटना, तो उसी से बना है एनालिटिक मेथड। और सिंथेटिक मेथड बना है सिंथेसिस से, जिसका मतलब होता है जो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट है, उनको जोड़कर एक नई यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे पूरी कंबाइंड बिल्डिंग फॉर्म करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें हम उन चीज़ों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालिटिक मेथड। यहाँ पे एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग अप इनटू सिंपलर एलिमेंट, कि जो भी आपके पास टॉपिक है या जो भी चीज़ आपको प्रेजेंट करनी है बच्चों के आगे, आप उन्हें छोटे छोटे सिंपलर एलिमेंट्स के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप एक बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करते हो, आप उस चीज़ को स्मॉलर सेक्शंस के अंदर कंप्लीट करते हो, उनको सब टॉपिक्स के अंदर तोड़कर कंप्लीट करते हो। तो वहाँ पे एनालिटिक मेथड ही लग रहा होता है। फिर सिंथेटिक मेथड में क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग अप सेपरेट एलिमेंट एंड देयर कम्बिनेशन, की जो ये एलिमेंट होते हैं हम इनको सिंपल यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर तोड़कर उनको कंबाइन कर सकते हैं और एक न्यू एलिमेंट भी बिल्डअप कर सकते हैं, ताकि हमारे जो लर्निंग एंड टीचिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। एनालिटिक मेथड में बच्चा क्या करता है, अननोन से लेके नोन फैक्ट्स तक करता है, यानी सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अननोन से, और ये जाता है नोन में। लेकिन जो सिंथेटिक मेथड होता है इसमें हम नोन टू अननोन चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम इसमें अननोन जो चीज़ होती है उसको सिंपलर यहाँ पे पार्टिकल्स एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, तब वो हमें नोन हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी हमें स्मॉलर जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो नोन होते हैं, फिर हम उनसे बिल्डअप करते हैं और एक सेपरेट एलिमेंट बनाते हैं जो अननोन होता है, फर्दर उसकी स्टडी करते हैं। अब एनालिटिक मेथड में क्या होता है, ये एक डिस्कवरी का मेथड होता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा क्या करता है, सब टॉपिक्स को यहाँ कहीं ना कहीं खुद डिस्कवर करता है। जो मेन टॉपिक होता है उसके डीपर जो एलिमेंट होते हैं उनको निकाल के लेके आता है, उनको डिस्कवर करता है। लेकिन सिंथेटिक मेथड में क्या होता है, बच्चा इसमें जो स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं उसके पास पहले से, उन्हीं को कंबाइन करके प्रेजेंट करता है, या यहाँ पे डिस्कवर्ड जो ऑलरेडी फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को एक प्रेजेंट यहाँ पे करता है, एक प्रेजेंटेबल वे के अंदर। ठीक है, अब जो एनालिटिक मेथड होता है काफ़ी ज़्यादा लेबरस और लेंथी होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें सब टॉपिक्स के अंदर चीज़ें बनानी होती है। लेकिन सिंथेटिक मेथड काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और कंसाइज होता है, काफ़ी ज़्यादा ईजिली हम क्या कर सकते हैं, कम्बिनेशन कर सकते हैं ऑलरेडी नोन फैक्ट्स की। इसके बाद हम चलते हैं एनालिटिक के फर्दर फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। अब क्या होता है, हमारे पास जो भी एनालिटिक मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो इट पुल्स अपार्ट और ब्रेक्स अप द स्टेटमेंट अंडर सॉल्यूशन, कि हम सॉल्यूशन के हिसाब से उस चीज़ को ब्रेकअप करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज सिर्फ और सिर्फ नोन फैक्ट्स का करते हैं, और इसके अंदर हमने देखा था कि हम अननोन से चलते हैं और फिर हम नोन हमारे सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। इसको हम फिर से डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंथेसिस को एक बार भूल गए हो तो वापस से उसको याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बिल्कुल नामुमकिन जैसा है ये, क्योंकि इसके लिए आपको जो नोन फैक्ट्स अगर आप वही भूल गए हो तो इसके बाद आप कंबाइन उनको करोगे कैसे। लेकिन इसमें आपके जो ऑलरेडी फैक्ट्स थे वो अननोन थे, तो उनको रीडिस्कवर करना ज़्यादा ईजी होता है। अब हमने देखा था ये टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो होता है, इसमें ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। लेकिन सिंथेसिस काफ़ी क्विक होता है, ऑलरेडी नोन फैक्ट्स हमारे पास होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और बिना किसी ट्रायल एंड एरर के वर्क करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो बच्चे के दिमाग में जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्रीली यहाँ पे आंसर प्रोवाइड होते हैं अगर वो एनालिटिक मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें अगर डाउट होता है किसी बच्चे को जो उसके दिमाग में आता है तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा जर्नल मेथड होता है एनालिटिक मेथड। इससे क्या होता है, बच्चा सोचता भी, एक थिंकर बनता है और एक डिस्कवर बनता है। इन दोनों, जो भी थिंकर बच्चा है, एक डिस्कवर बच्चा है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी और एक यूज़फुल मेथड है। लेकिन हमारा सिंथेसिस मेथड एक स्पेशल डिवाइस की तरह काम करता है, जिन बच्चों को रटने की आदत है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखो, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो
तो आपको ये बात पता होगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम थ्योरम सॉल्व करते हैं तो कुछ हमारे पास स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसे हमें याद रखना पड़ता है कि अगर आप ये वाला स्टेप याद रखोगे तभी फर्दर आपकी थ्योरम यहाँ पे सॉल्व हो पाएगी। तो वो हमारा सिंथेटिक मेथड ही होता है कि अगर आप एक बार भूल गए उस चीज़ को तो वापस याद नहीं कर पाते हो। अगर आप स्टेप भूल गए हो कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ लेनी थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मुझे ये लेनी थी, अगर आप वो भूल जाते हो तो आपका पूरी जो थ्योरम है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन एनालिटिक मेथड के अंदर हमें कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ती है ना, तो ये वही चीज़ बताई हुई है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है सिंथेटिक मेथड का। अब ये देखो, अगर आपको ये करना है, बता रखा है कि अगर a² + b² इज इक्वल टू 7ab, आपको प्रूव करना है 2 log a + b इज इक्वल टू 2 log 3 + log a + log b है। अगर हम इसे सिंथेटिक मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो हम कहाँ से चलेंगे, हम नोन से लेकर अननोन तक चलेंगे। तो हमारे पास नोन क्या है कि a² + b² इज इक्वल टू 7ab है, ये हमने नोन में ले लिया। अब देखो ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, इसे रिमेंबर करना पड़ेगा कि आपको दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2ab ऐड करना है। अगर कोई बच्चा ये भूल गया कि भाई ये स्टेप ही भूल गया कि मुझे 2ab ऐड करना है दोनों साइड, तो ये पूरा मेथड क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसमें बच्चा वापस उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर बच्चा इसको ऐड ही नहीं करेगा तो फर्दर ये 9ab के अंदर बटेगा ही नहीं और फिर लॉग लगने के बाद हमारे पास आंसर आएगा ही नहीं। इसी वजह से कहा गया है कि जो सिंथेटिक मेथड है इसके अंदर हम जब नोन टू अननोन चलते हैं तो अगर बच्चा बीच में भूल गया तो उसको वापस से रिकॉल करना नामुमकिन होता है, ठीक है। वेयर एज अगर हम सिंथेटिक मेथड यूज़ करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, अननोन टू लेके नोन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ नोन से लेकर अननोन तक हम नहीं पहुंच पाते। तो ये एक बहुत बड़ी डीमेरिट होती है सिंथेटिक मेथड की, ठीक है। अब एक बार ये देख लो कि मैथ के अंदर कुछ बेसिक और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉमन TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है ग्राफ पेपर। इसके बारे में सभी जानते होंगे कि ये किस लिए यूज़ होता है। अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है इक्वेशन को या फिर डायग्रामेटिकली हमें एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है, किसी डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तब हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ पेपर आपको पता ही है, हम डाटा को, डेसिमल कंसेप्ट को भी इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक प्रकार का एक ग्रिड पेपर होता है। तो ग्राफ पेपर और जो ग्रिड पेपर हैं एक तरीके के ही होते हैं। जो ग्रिड पेपर है ये ग्राफ पेपर की तरह बनता है, ये 10 बाय 10 का बनता है। और जो ग्राफ पेपर है आपको पता है इस तरीके का होता है, इसमें स्मॉल स्मॉल इस तरीके के बॉक्स बने हुए होते हैं और इक्वल यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आता है अबेकस। अबेकस क्या होता है, अबेकस यहाँ पे एक डिवाइस की तरह हम यूज़ करते हैं, एक मटेरियल होता है टीचिंग लर्निंग का, जिससे हम बच्चों की कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा बच्चे अबेकस की भी क्लास लेते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर क्या होते हैं, बीड्स होते हैं जिनकी हेल्प से कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करवाई जाती है। ग्रिड पेपर और जो ग्राफ पेपर हैं ये एक जैसी हैं, हमने इन तीनों को भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, इस तरीके से एक लकड़ी का, यहाँ पे कार्डबोर्ड की तरह होता है, एक लकड़ी का फट्टा होता है जिसके ऊपर बहुत सारी यहाँ पे इस तरीके से कील गड़ी होती हैं। अब इन कीलों की हेल्प से हमें करना क्या होता है, रबर बैंड लेना होता है और इस तरीके से रबर बैंड को हम लगा सकते हैं और अलग अलग प्रकार के 2D शेप बना सकते हैं। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है, उनके लिए एक एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पे लर्निंग क्रिएट करता है। ये लकड़ी का होता है, इस पर कील लगी होती है और जियोमेट्री इसकी हेल्प से बच्चे सीख सकते हैं। एक प्रकार का बोर्ड है जो हमारा लकड़ी का बना है और जियो मतलब यहाँ पे हम जियोमेट्री के शेप, यहाँ पे जो 2D है वो बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा एक लेटेस्ट हमारे पास ऐप या सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जिसके अंदर हम अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों को दिखाकर यहाँ पे डिजिटली प्रेजेंट करके शो कर सकते हैं और बच्चों की लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे डॉट पेपर भी होता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, एक पेपर होगा जिसके ऊपर बहुत सारी डॉट बनी होगी, बच्चे अलग अलग पेपर के ऊपर जो डॉट बनी है उसको ज्वाइन करके अलग अलग यहाँ पे शेप बना सकते हैं। आपके लिए पिक्चर्स भी ढूंढ दी है मैंने। ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये जो मटेरियल है इसका नाम है एबेकस। तो इसके अंदर ये बीड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी हेल्प से जो कैलकुलेशन है बच्चों को सिखाई जाती है ताकि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा एबेकस होता है। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे पास एक बोर्ड है, ये हमारा वुडन बोर्ड है, यानी लकड़ी का बना हुआ है और ये हमारे पास कील है।
यानी नेल है। अब ये इस तरीके से लगी हुई हैं और ये रबर बैंड है। इनकी हेल्प से जो छोटे बच्चे होंगे, जैसे ये लगा रखा है और एक ट्रायंगल फॉर्म कर रखा है, इस प्रकार से अलग अलग जो कील है उसका यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ शेप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे अलग अलग यहाँ पे शेप बनाए हुए हैं। तो इसको बोलते हैं जियो बोर्ड। जियो बोर्ड, तो जियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम जियोमेट्री यानी शेप बनाना सीख सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख रखा है ग्राफ पेपर, और ये वाली जो पिक्चर है ये है हमारे पास डॉट पेपर की। ग्राफ पेपर तो इस तरीके का होता है और डॉट पेपर में ऐसे डॉट बनी हुई होती हैं, ठीक है। और आखिरी हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है आपको एक मोबाइल है, इसके ऊपर एक आपको यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करके दे रखा है। यहाँ पे आपको किसी भी फंक्शन का, चाहे कॉस हो, चाहे कोई भी आपके पास फंक्शन हो, कोई भी वैल्यू हो, आप उसको पुट करके बच्चों को डिजिटली दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप कॉल्ड जियोजेब्रा। ये ऐप है जियोजेब्रा, इसकी हेल्प से इस तरीके से हम अलजेब्रा, ज्योमेट्री, काफ़ी अलग अलग जो मैथ की ब्रांचेज हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा पहली बात तो ये है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। पहले बच्चे को सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट प्रोवाइड करवाने चाहिए, लिंक होनी चाहिए, यानी हर एक टॉपिक के बीच में आपस में कनेक्शन होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लेवल होनी चाहिए, मतलब बच्चे की एज के और उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तभी वो क्या रहेगी, तभी वो बेस्ट यहाँ पे कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर हम सिंपली बात करें एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है मैथमेटिक्स के बारे में, तो उसमें सिंपल एक स्टेटमेंट कही गई है जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड की जाती है कि मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया है उसे ही तुम मैथमेटिक्स के तरीके से डेवलप करो। बच्चे की सोच में ही मैथमेटिक्स हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि उसको छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी कॉपी पे करके देखनी पड़ रही है। प्रैक्टिकल उसकी लाइफ से जोड़ो, क्लास और लाइफ के बीच में कनेक्शन क्रिएट करो, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक्स ही यहाँ पे मैंने पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स करवाई है। तो जितना मैंने आपको अभी तक करवाया है, अगर आप उतना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। जितना मैंने आपको करवा दिया है उतना रिवाइज़ करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगाना है। कोई नई चीज़ निकल के आती है तो उसको नोट डाउन करना है और बाकी सारी चीज़ें कनेक्ट करते हुए, क्योंकि मोर देन यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आपको 90% आपका मैंने करवा दिया है, तो इसकी हेल्प से आपके लगभग सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो आपके 100% बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और एनसीएफ में हमने देख ही लिया है कि बच्चों की लाइफ को आउटसाइड टू द स्कूल कनेक्ट करना है। और ये ध्यान रखना है कि मेन चीज़ ये है कि जो रोट मेमोरी हुआ करती थी पहले, रोट मेमोराइजेशन रट्टा मरवाते थे, उससे अब लर्निंग बाय डूइंग पे शिफ्ट हो रहे हैं कि चीज़ें बच्चों को करवानी है, उनको रटवानी नहीं है, ठीक है। यही है भाई, तो मेन आपका यही है, बच्चे इंजॉय करें मैथमेटिक्स को और आप भी यहाँ पे इंजॉय के साथ उनको पढ़ाएं। धन्यवाद।